दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। इंडिया और चाइना के रिलेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन बैच चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आप भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन बैच में जो है कुछ सीटें फिक्स की गई हैं। हम मात्र 20 बच्चों को जो है इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और 20 बच्चे इसमें जो भी शामिल होना चाहता है वो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो भी आपकी जानकारी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इस नंबर से आप ले सकते हैं हमसे, ठीक है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है इंडिया और चाइना रिलेशन। देखिए, आपके सामने एक मैप खुला हुआ है। इस मैप को ध्यान से देखिए। ये इधर जो है ये इधर इंडिया है। ये इधर जो है ये इधर इंडिया है, ठीक है। आप एक बार इसको ध्यान से खुद भी सीख लीजिए और अपने आप में भी जो है इसको देखिए एक बार ध्यान से। आपको ये मैप समझने पड़ेंगे एक बार। ये मैप, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये इधर जब आप जाते हैं, इधर ऊपर की तरफ जो आप बढ़ते हैं, तो ये इंडिया के ऊपर जो है ये चाइना बन रहा है, ठीक है। ऊपर तो मंगोलिया है। ये इधर जो बाउंड्री बन रही है ये चाइना की बाउंड्री है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ये बाउंड्री हम बना रहे हैं चाइना की बाउंड्री। ये प्रॉपर चाइना है जिसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये चाइना बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये चाइना और ये इंडिया। और ये इधर जो इंडिया के साथ में जो देश है ये है बांग्लादेश। आपको ये पूरे क्यों बता रहा हूँ मैं, इतने ज़्यादा देश? आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। यहाँ पे भी ये इंडिया ही है, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। यहाँ पे ये भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, और चाइना से लगने वाले बॉर्डर में जैसे ये मंगोलिया है, ऊपर रसिया है, इधर इधर तजाकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है। इधर ये जो हमारा ये जो वाला एरिया लगता है, ये यहाँ से ये इतना सारा एरिया जो है ये पीओके का एरिया है। यहाँ पे कारगिल है, ठीक है। ये कारगिल क्षेत्र है, ठीक है। और ये लेह वाला क्षेत्र है, लेह लद्दाख वाला। और यहाँ पे इंडिया के जो स्टेट लगते हैं, स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ये JNK लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, ये उत्तराखंड लगता है, इधर से ये सिक्किम लगता है जहाँ पे ट्राई जंक्शन डोकलाम का मामला चलता रहता है, ये अरुणाचल प्रदेश लगता है। ये एरिया लगते हैं। अब देखिए चाइना के साथ में जो देश लग रहे हैं वो देखिए, ये ईस्ट सी है, ये पूर्वी सागर है चाइना का। ये साउथ ईस्ट चाइना है, ठीक है। ये साउथ चाइना सी बोलते हैं इसको, साउथ चाइना सी, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे ये देश लगता है वियतनाम, यहाँ पे लगता है लाओस, यहाँ पे लगता है ये नीचे थाईलैंड, और इसके नीचे कंबोडिया, और ये म्यांमार। तो अगर आप बात करेंगे चाइना से बॉर्डर लगने की तो उससे लगते हैं रसिया के, मंगोलिया के, तजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, भूटान के, म्यांमार के, लाओस के, वियतनाम के। ये चाइना से बॉर्डर लगती कंट्री है। अब इस पूरे चाइना को आपने देख लिया है, एक बार अच्छे से आपने इसको समझ भी लिया होगा कि हाँ ये सब चीज़ें, इधर सिंगापुर है, ठीक है। तो इस मैप को आपको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि ये मैप आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है अभी आगे, ठीक है। क्योंकि आपने देख लिया कि चाइना की कंडीशन कहाँ है,
इंडिया से जब इसके रिलेशन की बात करते हैं, अब आप जब आसियान में भी जब जाएंगे तो आसियान से रिलेशन होंगे इंडिया के, तो ये आसियान कंट्री जो हैं ये इधर हैं, ठीक है। ये सारी इधर जो ये कंट्री बसती हैं, ये वाली जो कंट्री हैं, यहाँ पे जो श्रीलंका भी है, बांग्लादेश तक, भूटान तक, ये जो कंट्री मिलकर के बनाती हैं ये सार्क बनाती हैं, ठीक है। ये सार्क बनाती हैं, यहाँ पे सार्क बनता है, ठीक है। तो ये आसियान बनता है। इनको जोड़ने की भी बात होगी तो चाइना भी यहाँ पे हमें समझना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या रहा है और क्या नहीं रहा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया के साथ इसके कैसे रिलेशन रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यूनिक नेचर ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना का जो है वो दुनिया के अंदर एक यूनिक नेचर रहा है, दोनों की विशिष्ट प्रकृतियाँ रही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं, भारत दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यताओं पर, सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में से भारत, चाइना भी बहुत पुराना है लेकिन चाइना यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, ठीक है। भारत इससे भी पुराना है, चाइना उसके बाद आता है, ठीक है। दोनों की ये विशिष्ट प्रकृति है, ठीक है। दोनों का जो है ये यूनिक नेचर है। तो इन दोनों के बीच में समानता क्या है? हिस्टोरिकल तौर पे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में समानता क्या है। तो समानता की जब हम बात करते तो यहाँ पे पहली चीज़ ये आती है कि दोनों देशों की अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति यानी कि अपना यूनिक कल्चर है, ठीक है। उनको पता है, दोनों समझते हैं कि हमारा अपना अपना कल्चर है। चाइना का चाइनीज़ कल्चर है, इंडिया का इंडियन कल्चर है। इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर हैं, ठीक है। उन चीज़ों को देख के अपनी एक कल्चर के ऊपर इन दोनों को गर्व है, दोनों गर्व करते हैं। चाइना भी गर्व करता है, भारत भी गर्व करता है। इसके बाद जैसे जो एंशियंट टाइम था, एंशियंट टाइम में व्यापार होता था, तो व्यापार और फिर बौद्ध धर्म था। इन दोनों के माध्यम से जो है, क्योंकि चाइना के अंदर जो है वो बौद्ध धर्म कंट्री है, ये यहाँ पे बौद्ध धर्म है, तो दोनों जो हैं दोनों आपस में जुड़े हुए थे, किसके माध्यम से? व्यापार और बौद्ध धर्म के माध्यम से, ठीक है। बहुत सारे बौद्ध धार्मिक जो भारत में आते थे, बहुत सारे बौद्ध स्तूप भारत में हैं, ठीक है। भारत से बहुत सारे बौद्ध जो हैं वो चाइना में जाते थे। भारत और चाइना का आपस में बहुत तगड़ा व्यापार होता था पहले, ठीक है। रेशम मार्ग जो होता था उस समय पे, जो रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग का जो संचालन है वो भारत और चाइना जो है वो दोनों मिलकर के करते थे, दोनों आपस में सहयोग से करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोनों देश जो हैं, इनमें एक और समानता ये है कि जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, पश्चिमी साम्राज्यवाद है, उसका शिकार रहे हैं। यानी कि दोनों के ऊपर जो है ब्रिटिश कॉलोनी जो है उनका शासन रहा है। भारत पे ब्रिटिश का रहा है, वेस्टर्न में से इनके ऊपर भी ब्रिटिश ने जो है वो काफ़ी शासन किया है। 1950 तक दोनों जो है, 1950 तक दोनों आधुनिक मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ जाते हैं, आधुनिक गणतंत्र के साथ में स्थापित होते हैं। यानी कि इंडिया जो है, इंडिया 1947 में डेमोक्रेटिक बनता है और ये 1949 में जो है वो डेमोक्रेटिक बनते हैं, ठीक है, दोनों देश। तो यहाँ पे जो है दोनों 1950 तक ये इनकी समानताएं हैं, ओके। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद जो है, इसके बाद हम समझते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, असमानताएं क्या हैं दोनों के बीच में। देखिए, इंडिया के बीच, इंडिया चाइना दोनों के डिफरेंसेस समझते हैं वो क्या है। पहली चीज़ तो है इन दोनों के बीच में सांस्कृतिक विविधता, यानी कि भारत की संस्कृति जो है, देखिए हम पहले समझ रहे हैं इंडिया के बारे में, यहाँ पे नीचे जो है भारत में क्या चीज़ है। भारत में देखिए सांस्कृतिक विविधता यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे कल्चर हैं। इंडिया के अंदर जो है वो बहुत सारे कल्चर हैं, ठीक है। और चाइना के अंदर क्या है, चाइना के अंदर इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यहाँ पे संस्कृति क्या है, संस्कृति की एक रूपता है, ठीक है। संस्कृति की एक रूपता है, संस्कृति यानी कि एक जैसी संस्कृति है। पूरे देश की जो संस्कृति है वो बिल्कुल एक जैसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि चाइना के अंदर सिर्फ चाइनीज संस्कृति है और भारत के जो अंदर जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर बहुत सारी संस्कृतियां हैं, ठीक है, दोनों देशों की। आगे बात करें तो भारत क्या है कि वो लिबरल धार्मिक परंपराओं से बंधा हुआ है। भारत के अंदर लिबरल धार्मिक परंपराएं हैं और भारत के अंदर जो है विचारों की जो स्वतंत्रता है उसको बढ़ाने का काम किया गया है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ ये रहा है। जबकि यहाँ पे चाइना के अंदर क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूशियस का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा,
ठीक है। कन्फ्यूशियस ने जो वो स्टेट को लेकर के थ्योरी दी है, ठीक है। और कन्फ्यूशियस का प्रभाव ये भी है कि उन्होंने जो वो अथॉरिटी को लेकर के और बल प्रयोग करने को लेकर के, यानी कि फोर्स का यूज करने को लेकर के वो बात की है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं कि फोर्स का यूज ज़्यादा किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और अथॉरिटी बेस्ड चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ ये सब चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। फिर जैसे भारत की जो विदेश नीति है, भारत जो है विदेश नीति में किस चीज़ का, पीस को स्टेब्लिश करने की बात करता है। और भारत जो वो चाह रखता है कि वो जो वो धर्म गुरु बने दुनिया का, ठीक है। भारत दुनिया का धर्म गुरु बनने की इच्छा रखता है। जबकि चीन जो हो, चीन क्या है, वो विश्व केंद्रित दृष्टिकोण रखता है, यानी कि भारत जो है शांति की बात करता है, ठीक है। और इनकी जो नीति होती है वो विस्तारवादी होती है, अपने आप को आगे बढ़ाने की, कि हम जो है एक्सप्लोर करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, ठीक है। केंद्रित विश्व नीति है इनकी, कि विश्व को ध्यान में रख के ये बात करते हैं। फिर जैसे है मध्यवर्गीय नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से भारत भारत ने जो आज़ादी हासिल की थी, भारत ने जो है जो फ्रीडम अचीव की थी वो किसके नेतृत्व में की थी, कांग्रेस के नेतृत्व में। और कांग्रेस में लोग कौन थे, वो सारे के सारा कौन था, वो मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है। तो मिडिल क्लास लोगों के नेतृत्व में भारत ने जो है वो आज़ादी हासिल की थी, और उसको जो है शांतिपूर्वक ढंग से हासिल किया था। यानी कि भारत ने जो है जो भी आज़ादी हासिल की वो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में इन्होंने जो है भारत को पीसफुल तरीके से आज़ादी दिलाई, यानी कि कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ, उस तरीके से नहीं। जबकि चाइना के अंदर क्या हुआ था 1949 में, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी लीडरशिप में एक बड़ा सैनिक संघर्ष हुआ था, ठीक है। और जो चीनी गणतंत्र है उसकी स्थापना हुई थी, यानी कि कम्युनिस्ट शासन यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन लाने के लिए जो है वो चीनी गणतंत्र ने जो है उसकी स्थापना करने के लिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व जो है वो आगे था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें नेतृत्व दिया था, यानी कि यहाँ पे रेवोल्यूशन हुई है, रेवोल्यूशन के माध्यम से। फिर जैसे भारत क्या करता है, भारत यहाँ पे सॉफ्ट पावर का यूज़ करता है, सॉफ्ट पावर यानी कि भारत कल्चरल पावर का यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि भारत जो है शांतिपूर्वक तरीके से सांस्कृतिक तरीकों से जुड़ने की कोशिश करता है देशों के साथ में, ठीक है। और इसी का प्रभाव भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि उसी तरीके से क्या करेगा, सॉफ्ट पावर के तरीके से जो भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जबकि चाइना क्या करता है, चाइना करता है हार्ड पावर का यूज़, हार्ड पावर का यूज़ मतलब कि मिलिट्री यूज़ ज़्यादा करता है, ठीक है। और मिलिट्री यूज़ के तरीकों का प्रयोग करके का जो चीन जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो इस मामले में पीछे रहा है। तो ये जो अपमानजनक स्थिति है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे यही बात है कि ये लोग जो हैं ये इसमें कामयाब हैं भी और नहीं भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे का देखते हैं। आगे क्या है कि अब समझते हैं हम इंडिया की और चाइना की फॉरेन पॉलिसी। ये तो थी हमारी डिफरेंसेस और जो इनके सिमिलरिटीज हैं दोनों देशों के बीच में वो चीज़ें। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच में असमानताएं क्या रही हैं, ठीक है। वो तो हो गई। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच में जो ब्रिटिश रूल है, यानी कि उस समय पे कैसे रिलेशन थे, ब्रिटिश रूल के समय के रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के अंदर क्या होता था, उस समय पे कैसे रूल थे, इंडिया के अंदर अंदर ब्रिटिश रूल था ही, ब्रिटिश रूल चाइना के अंदर तो था नहीं उस समय पे। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को जो है, इंडिया को बचाने के लिए, उनकी कॉलोनी था इंडिया, उसको बचाने के लिए हमेशा क्या करता था ब्रिटेन, रूस जो है, रूस से हमेशा उसको डर रहता था, ठीक है। रसिया से वो जो है वो हमेशा डरा रहता था। देखिए मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आप देखेंगे, ठीक है। तो
ये जो आप इंडिया देख रहे हैं ना, यही बन रहा है अभी यहाँ पे। ये ऊपर तक कश्मीर तक चला जाएगा। और पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि पहले इंडिया इतना ही नहीं होता था। ठीक है, पहले इंडिया के अंदर पाकिस्तान भी होता था। ये इधर से पाकिस्तान बनता आ जाएगा इंडिया के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया होता था पहले पूरा का पूरा। ये जो है आप इसको भी जो है ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ से बना लेते हैं। ये पूरा इंडिया होता था। अब इसके साइड में यहाँ पे जो है ये ईरान है। ठीक है, ये इधर जो है ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, और इधर का जो एरिया है, ये जो एरिया दिखता है आपको, ये तिब्बत है। ठीक है, और ये नेपाल है और ये भूटान है। ठीक है, ये जो एरिया है इनको देखिए आप। यहाँ पे जैसे ये ईरान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, और ये पूरा उस समय का इंडिया हो गया। ठीक है, ये पाकिस्तान हमारे अंदर, ये इतना बड़ा इंडिया। ठीक है, ये बांग्लादेश भी यहीं पे था। ठीक है, ये नेपाल है, ये भूटान है। ठीक है, तो यहाँ पे होता था क्या था कि रसिया जो है ये इधर आपको पता ही है, ये तजाकिस्तान जैसे ही यहाँ पे शुरू होता है, इधर तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो है ये इधर से जो है ये रसिया आना शुरू हो जाता है। ये रसिया है, रसिया से हमेशा डर रहता था इसको। ठीक है, तो ये रसिया हो गया, यहाँ पे मंगोलिया हो गया, और फिर ये जो है इधर जो है बाकी का जो एरिया बच गया, ये इधर जो है ये चाइना हो गया सारा का सारा। ये इधर से घूम के आएगा। ठीक है, ये इधर चाइना आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या चीज़, देखिए रसिया से ब्रिटेन को डर लगता था कि रसिया कहीं हमला ना कर दे और अपना शासन जाता रहे। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आता है इनर रिंग आउटर रिंग वाला। तो यहाँ पे ये अफगानिस्तान को, ईरान को, इन दोनों को बफर स्टेट बनाता है। यानी कि इंडिया है, इधर से ना आए तो इनको बीच वाला मध्यस्थ राज्य बना लिया। इसको भी मध्यस्थ बना लिया कि इधर से तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि चाइना की अपनी टेरिटरी थी, चाइना के ऊपर से भी आ सकता था वो। ठीक है, तो इनको बफर स्टेट बनाता था। और 1893 में इसने क्या किया, बफर स्टेट बनाने के लिए आप जब देखते हैं ये वाली जो रेखा है यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक लाइन खींचती है, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। अब डूरंड रेखा किसके बीच में है, सॉरी ये ईरान के साथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में है। ठीक है, देखिए ये जो डूरंड रेखा खींची हुई है हमने, ये जो डूरंड रेखा खींची है, ये डूरंड रेखा जो है ये 1893 में जो है इसको बना दिया जाता है। 1893 में इस डूरंड रेखा को बना दिया गया। क्यों, क्योंकि ये बीच में एक लाइन खींच दी कि ये हमारा एरिया, ये ऊपर बाहर का एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया। तो अफगानिस्तान के समझौता हो गया कि डूरंड रेखा खींची गई। ठीक है, अब यहाँ से इससे आगे नहीं आएगा कोई भी, तो उधर अफगानिस्तान संभालेगा, इधर भारत ये खुद संभालेगा। तो उन्होंने डूरंड रेखा खींच ली 1893 में। ठीक है, अब इसने क्या किया कि आउटर रिंग और इनर रिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, इनको बफर स्टेट बनाया इन्होंने। ठीक है, आउटर रिंग में हो गए इनके ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत। ये जो तिब्बत है, यहाँ पे जो तिब्बत है ये वाला, ठीक है, ये जो तिब्बत है, इस तिब्बत को और अफगानिस्तान को, ईरान को, इंडिया को बचाने के लिए ये इसने क्या किया कि इस एरिया को जो है हम आउटर रिंग कर लेते हैं, यानी कि अपनी एक रिंग बना लेते हैं। भारत को बचाना है तो ये रिंग बना ली। ठीक है, ये आउटर रिंग है, यहाँ का ये बाहर का घेरा बना लिया, इससे हम बचेंगे। इनर रिंग भी बनाता है, इनर रिंग में आते हैं नेपाल, भूटान और सिक्किम। जैसे ये सिक्किम है, अब इसके नीचे भी ये करता है कि एक और बना लेते हैं एरिया। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सिक्किम है, सिक्किम पहले एक देश होता था। ठीक है, इसको बाद में जो है 1971 में इसको इंडिया में मिला दिया गया। ठीक है, और 36 अमेंडमेंट के द्वारा इंडिया में इसको मिला दिया गया। ठीक है, तो ये भूटान, नेपाल और सिक्किम इनको इनर रिंग के अंदर
अंदर रखता था, और ये आउटर रिंग वाले जो हैं ये 3 एरिया थे। तो इसीलिए जो है ये क्या करते, इनको अपने साथ में मिलाते। तो ये अंग्रेजों की फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया को लेकर के चाइना के साथ में। अगर हम देखें तो ये चाइना इधर बीच में रह गया, ठीक है। अब बात आगे चलते हैं हम कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा में क्या होता है, कि इंडिपेंडेंट के बाद में जो कहानी घटती है वो क्या रहती है। अभी तक तो देखी हमने फॉरेन पॉलिसी जो है वो अंग्रेजों वाली। अब हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, यानी कि आज़ादी के बाद कैसे रिलेशन रहे भारत के चाइना के साथ में। तो आज़ादी के बाद जो है भारत के अंदर एक व्यक्ति थे जो भारतीय विदेश नीति के जनक माने जाते हैं। उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या नाम उनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का जनक माना जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जो वो डेमोक्रेटिक कर्जन कहा जाता है। वो किस लिए? क्योंकि ये जो भारत की जो सीमाएं हैं उनको लेकर के काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी संवेदनशील थे कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है उसकी सीमाओं को सुरक्षित करना जरूरी, तो इसीलिए क्या करते थे ये, इस उस समय पे इन्होंने हर एक देश के साथ ट्रीटी की है। जैसे आप देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले भूटान के साथ ट्रीटी की, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इन्होंने सिक्किम के साथ ट्रीटी की, ठीक है, 1950 में भूटान के साथ, 1949 में इन्होंने जो नेपाल के साथ ट्रीटी की, ठीक है। इन्होंने जो है म्यांमार के साथ ट्रीटी की। इन देशों को आपको याद रखना है, सारे के सारे, ये सारे के सारे देशों के साथ जो ट्रीटी हुई है पेपर में आ जाती हैं बहुत बार। तो अपनी सीमाओं को डिसाइड करने के लिए कि भाई हमें अपनी सीमाएं जो है डिसाइड कर लेनी, फिक्स कर लेनी, इसके ऊपर झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के क्या है कि नेहरू जो है वो इन देशों के साथ ट्रीटी करते, कोशिश कर रहे थे कि जो ये डिस्प्यूट्स हैं, सीमा विवाद है, ये ना हो। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखें। तो नेहरू ने क्या है कि नेहरू ने भूटान के साथ में जो है और सिक्किम के साथ में जो संधि को क्यों कहता है, और मतलब कि भूटान और जो सिक्किम है इन दोनों को, इन दोनों देशों को, भूटान को भी और सिक्किम को भी, इन दोनों देशों को अपने अंडर में ले लेते हैं। यानी कि इनके साथ जो संधि की, इनके साथ सुरक्षा का मसला, ठीक है, सुरक्षा को लेकर के, और इनकी जो संधि थी उसको लेकर के अपने अंडर में कर लेते हैं ये, ठीक है, अपने अंडर में काम कर लेते हैं इसका। ठीक है, कि ये खुद खुद मतलब खुद इनिशिएटिव लेके काम कर रहे थे वहाँ पे। तो भारत ने क्या, कि भारत ने क्या कहा, नेहरू ने, लगा लीजिए नेहरू ने ही कहा होगा। तो भारत ने ये कहा नेपाल को कि साम्यवाद के साथ नहीं जाना है, ठीक है, साम्यवाद के साथ न जाने के लिए और साम्यवाद को खतरा बताते हुए संधि की थी कि साम्यवाद के साथ मत जाइए, साम्यवाद आपके लिए खतरा है, ठीक है, और उसे अपने भरोसे में ले लिया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर ट्रीटी नहीं होती तो हो सकता है कि आज जो नेपाल है जिसके ऊपर हम झगड़ा करते हैं, कि नेपाल शायद चीन के साथ होता, चीन जो है वो उसे अपने कब्जे में रखता। और जो ये इधर से जो ये इतना लंबा जो ये एरिया है नेपाल का, और इधर बीच में जो ये भूटान आता है, और ये यहाँ पे जो सिक्किम है, ठीक है, जो ये सिक्किम है और ये नेपाल है, ये भूटान है, हो सकता है कि ये तीनों एरिया चाइना के पक्ष में होते आज के समय पे। ये तो आज हमारा स्टेट ही है, हो सकता है चाइना इसको कब्जा कर लेता उस समय पे, और जो डोकलाम वाला मामला है ये होता ही नहीं फिर, ठीक है, होता ही नहीं, मतलब ये बात अच्छी नहीं है। बात तो ये भी अच्छी नहीं कि डोकलाम पे विवाद चली रही, बात ये भी अच्छी नहीं, अगर नहीं होता ये मामला तो फिर हो सकता है कि सिक्किम हमारे पास नहीं होता, ये इनके पास चला जाता। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये संवेदन रहते थे, वो चिंतित रहते थे कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लें पहले, इस बात को लेकर के, ठीक है। कुछ अन्य पड़ोसियों के साथ भी जो है इन्होंने क्या किया कि जो बाकी जो पड़ोसी थे उनके साथ में व्यवहारिक नीति अपनाई। व्यवहारिक नीति का मतलब ये है कि जैसे सामने वाले थे वैसे ही हम हो गए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि पाकिस्तान अगर उलट सुलट चीज़ें कर रहा है तो भारत ने भी कहा कि ठीक है भाई, जैसे तुम करोगे वैसे हम करेंगे। म्यांमार जैसे, चाइना जैसे कर रहा है चाइना के साथ भी हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और, भारत ने नेपाल के साथ में जो है, नेपाल के राजा होते थे उस समय पे राणा, नेपाल के एक राजा थे राणा। भारत ने क्या किया कि वो नेपाल के अंदर जो है वो क्या हो रहा था कि नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहे थे उस समय पे। तो भारत ने क्या किया कि राजा राणा वहाँ से भाग के आते हैं, भारत ने उसको असाइल किया, उसको शरण दी भारत ने अपने पक्ष में रखने के लिए।
उसको शरण दे के अपने पक्ष में कर लिया। राणा को ये भी डर दिखाया गया कि राणा जो है वो भारत से नहीं भाग सकता, और भारत के पक्ष में करने के लिए भारत ने क्या किया कि जो राणा है, वहाँ का जो राजा है, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो, पैसा जो है वो भारत के बैंकों में था। ठीक है, तो भारत ने कहा कि भाई देखो, या तो हमारे साथ हो जाओ, नहीं तो इसको जब्त कर लिया जाएगा। व्यावहारिक नीति समझिए, यही है व्यावहारिक नीति, कि भाई आप अगर खिलाफ जाएंगे तो आपका पैसा जब्त कर लेंगे, जाइए कहीं पर भी। इसका डर दिखा दिया। इसका डर दिखा करके क्या हुआ कि वहां पे जो एक राजा होते थे त्रिभुवन, त्रिभुवन राजा को भारत ने पद से हटवा दिया। ठीक है, पद से हटवा दिया। देखो यहाँ पे बीच में कौन आ रहा था इसको पद से हटाने के लिए? ब्रिटेन आ रहा था। भारत ने क्या कहा ब्रिटेन को कि देखिए, आप यहीं से गए हैं, हमारी बात को रहने दीजिए, हमारी बात हमारे पास। तो ब्रिटेन इस बात को मान गया कि ठीक है भाई, तुम सुलझाओ, तुम्हारे पास है, तुम्हारा मसला है। तो ब्रिटेन सूख गया। यहाँ पे त्रिभुवन ने अमेरिका का भी सहयोग माना, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। भारत ने उसको मना लिया अपने पक्ष में, तो अमेरिका जो वो भारत के पक्ष में आ गया। तो यहीं पे जो है वो संधि होती है राजा राणा को साथ में लेकर के, और त्रिभुवन जो है उसको राजा से हटा दिया गया और राणा को बना दिया गया। ठीक है, राणा राजा बन नहीं रहा था, तो इसलिए उसकी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, ये डर दिखा करके अपने पक्ष में कर लिया। और फिर जो है 1950 में एक ट्रीटी हो गई इनके साथ में। ठीक है, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संधि, इसको याद रखना है, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950। ठीक है, ये ट्रीटी थी। ये तो थी पड़ोसियों के साथ। अब चीन के संबंध में नेहरू क्या सोचते हैं? चीन के संबंध में नेहरू का क्या मानना है? देखिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं नेहरू। नेहरू चाहते थे कि चीन के सहयोग से, चीन के सहयोग के आधार पर एशिया का उत्थान किया जाए। ठीक है, यानी कि अगर चीन हमारे साथ होगा तो एशियन जो रीजन है उसको जो है हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सोच रहे थे नेहरू। यहाँ पे क्या है कि सहयोग से क्या करना चाहते थे कि इकोनॉमिक मजबूती जो हो उसको अचीव करना चाहते थे। उनको पता था कि दोनों बड़े देश हैं, दोनों इकट्ठे आएंगे तो इकोनॉमिक तौर पर दोनों बहुत मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, चीन और भारत जो है अगर साथ लेकर आते हैं तो वो मध्य युग के अंदर जिस तरीके से मजबूत थी उनकी इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि जो मिडिल एज के अंदर जो है, जो भारत और चाइना दोनों की जो मजबूती थी इकोनॉमिक तौर पे, वो काफ़ी मजबूत होती है। क्योंकि दुनिया के अंदर उस समय की जो जीडीपी थी टोटल, पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी उस समय पे टोटल जीडीपी थी 45% इंडिया की। यानी कि मान लीजिए पूरी दुनिया के अंदर अगर 100 प्रोडक्ट बन रहे थे, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर 100 था पूरी दुनिया का, तो उसमें से 45 अकेला इंडिया और चाइना बना रहा था उस समय पे। ठीक है, और उसमें से भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 25 जो है, 25% जो है वो चाइना बनाता था, 20% जो है वो इंडिया बनाता था। यानी कि ये इतनी मजबूत इकोनॉमी थी दोनों मिलकर के। ठीक है, तो यही चीज़ थी नेहरू के दिमाग में कि एशिया को जो हो, इन महाशक्तियों को हटाने का एक ही तरीका है कि हम दोनों एक साथ हो जाएं। और अगर दोनों एक साथ हो गए तो दुनिया की जीडीपी पे हम फिर से कब्जा कर सकते हैं, फिर से हम इकोनॉमिक मजबूती हासिल कर सकते हैं, फिर से जो एशियन रीजन है उसको मजबूत कर सकते हैं। और जो उस समय पे ये जो महाशक्तियाँ चली हुई हैं, एक तरफ तो यूएसए है, एक तरफ सोवियत रसिया है, ये दोनों साथ में खड़े हैं। तो इनको कह रहा था कि इनको यहाँ से हटा देंगे, हम ये आएंगे ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों गुटों को जो है ये प्रतिसंतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो है, यहाँ पे नेहरू ने जो नीति अपनाई वो ठीक लगी। ठीक है, उनका जो मानना था उस चीज़ को लेकर के, वो इसी चीज़ को लेकर के था कि इन महाशक्तियों को यहाँ से हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इस समय पे बटी हुई थी, ये दोनों महाशक्तियों में बटी हुई थी। ठीक है, और भारत चाहता था कि ये दो देश हैं, नेहरू चाहते थे कि इन दोनों देशों को मजबूत किया जाए, दोनों आपस में मिले। फिर जैसे जो नए न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो हासिल की जाए। ठीक है, तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इन देशों को लीडरशिप देने का काम जो है वो भारत चाहता था कि हम करें। ठीक है, और इसमें जो है वो एक चीज़ और सोच रहा था भारत कि चीन को जो सोवियत रसिया से अलग कर दिया जाए, चीन को जो सोवियत रसिया से पृथक कर दिया जाए, यानी कि उसको सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, और उसको एशिया की तरफ मोड़ा जाए। क्योंकि चाइना जो है, चाइना के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई थी, वो रेवोल्यूशन जो है वो इस चीज़ को लेकर के हुई थी
चाइना के अंदर वो हुई थी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के कारण जो है वो सोवियत रसिया की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखाई देता था, ठीक है। तो भारत चाहता था कि वो उसकी तरफ ना जाए, वो एशिया की तरफ मुड़े और एशिया को एक डेमोक्रेटिक रीजन बनाए यहाँ पे, और दोनों मिलकर के बनाए। भारत ये सोचता था। ये तो थी भारत की नीति चाइना को लेकर के। अब चाइना क्या सोचता था भारत को लेकर? चाइना जो है भारत के प्रति जो वो हमेशा क्या सोचता था, वो अपॉर्चुनिस्ट होता था, अवसरवाद से प्रेरित, यानी कि हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता रहता कि कब कब कैसा, कब क्या करूं मैं, कब उसको मौका मिले। तो चीन को भारत का सहयोग जो वो चाहिए था, वो किस किन मुद्दों पे चाहिए था? चीन को जो भारत का सहयोग वो किन मुद्दों को लेकर के चाहिए था? सबसे जरूरी था, पहला तो था ताइवान का मुद्दा, ठीक है। ताइवान का मुद्दा यानी कि ताइवान को अपने एरिया में करना। ये जैसे चाइना ये इधर नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता है ना, तो यहीं पे एक एरिया है इस तरीके से बना हुआ, ये ताइवान है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से उसी मैप पे लेके चलता हूँ जो पीछे मैप था, हमने शुरू में लिया था, जो हमने शुरू में समझा था, ठीक है। सॉरी, ये वियतनाम है, ताइवान यहाँ पे पड़ता है इनके, ये इधर जो एरिया है यहाँ पे ताइवान आता है इनके। वियतनाम की बात है वो तो, गलती है वो, ये वियतनाम है, ये तो वियतनाम का एरिया है, ठीक है। इसको मत देखना। तो ताइवान जो है, ये ताइवान जो है पहले कहते थे कि ताइवान को जो है चाइना अपने कब्जे में लेगा, ठीक है। तो ताइवान को अपने कब्जे में लेना था कि ताइवान के मुद्दे के ऊपर कोई दूसरा ये ना कहे कि ताइवान अलग देश है। तो ताइवान को कह रहे थे कि चाइना चाहता था कि ताइवान चाइना के अंदर ही रहे और चाइना की ही एक कंट्री बन के रहे, ठीक है। ताइवान बना दिया गया, ठीक है। इस मुद्दे पे भारत का साथ चाहिए था। दूसरा, यूएनओ की सदस्यता नहीं मिली थी 1949 में, जब चाइना के अंदर रेवोल्यूशन हुई तो उस समय पे इसको यूएनओ के अंदर जो है वो मेंबरशिप नहीं दी गई थी, कि इसको यूएनओ की मेंबरशिप चाहिए थी। तीसरी चीज़ ये थी कि एशियाई अफ्रीकी देशों के में जो है वो चीन की पहचान को बनाना, यानी कि नेहरू जो काम कर रहे थे एशिया के और अफ्रीकन देशों को, ठीक है, सॉरी, जो एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, तो एशियन कंट्रीज़ को और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनको जोड़ने का जो काम नेहरू कर रहे थे, अब चाहता था चाइना कि इनके बीच में हमारी भी पहचान बने, और ये पहचान बन सकती है भारत के थ्रू। इसलिए भारत के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इसलिए बांडुंग सम्मेलन होता है 1955 में। वहाँ पे चावन लाई जो गए थे, ठीक है, चावन लाई नाम के इनके प्रधानमंत्री थे उस समय पे। चावन लाई जो वहाँ पे गए थे, उनका परिचय जो है हाथ पकड़ करके, ठीक है, उनका परिचय जो है हाथ पकड़ करके नेहरू ने वहाँ पे करवा था कि ये व्यक्ति जो है ये चावन लाई हैं, ये चीन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और चीन के बारे में उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी उस समय पे, ठीक है। तो बांडुंग सम्मेलन में इनको लेकर गए थे, ठीक है। तो बांडुंग सम्मेलन में पहचान करवाने वाले नेहरू थे वहाँ पे इन चीज़ों को, ठीक है। फिर चीन की महत्वाकांक्षा क्या है? चीन बहुत महत्वाकांक्षी है, यानी कि वो खुद की पहचान चाहता है हर जगह पे, दूसरे की नहीं चाहता। महत्वाकांक्षी मतलब कि अगर किसी को उसको मौका मिले तो वो हटा सकता है पीछे। पहचान उसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि एशियाई अफ्रीकी देशों का जो नेतृत्व है, उसको जो लीडरशिप है वो तो भारत दे रहा था उस समय पे, क्योंकि कर्नल मार्शल मतलब कि मार्शल टीटो जो थे, ठीक है, और कर्नल नासिर जो थे, वो थे अलग अलग देशों के, एक युगोस्लाविया से था, एक मिस्र से था, और इधर इधर भारत था। तो ये तीनों मिल करके वहाँ पे लीडरशिप का काम कर रहे, और भारत बड़ी लीडरशिप में था उस समय। नेहरू बहुत बड़े लीडर थे अफ्रीकी एशिया देशों के। इस लीडरशिप को छीनने की कोशिश कर रहा था चीन। चावल लाई जैसे लोग, माओ जैसे लोग जो हैं वो इस लीडरशिप को छीनना चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका देशों की लीडरशिप हम संभालें, ठीक है। और भारत एशिया के देशों को नेतृत्व जो दे रहा था उसको छीनना था। तो इससे चीन जो वो स्वयं को क्या कर रहा था कि भारत क्यों दे रहा है लीडरशिप, हम देंगे। इससे उसको जो है अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। वो अपने आप को लज्जित समझ रहा है, अपमानित समझ रहा है कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं है यार, नेहरू की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, भारत की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। फिर दूसरी चीज़ थी, जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी नेहरू ने, उसको असफल बनाना। देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति के अंदर क्या है, ये चीज़ समझाता हूँ आपको, गुटनिरपेक्षता में क्या चीज़ है। उस समय पे जो है वो यूएसए था एक तरफ, एक तरफ जो है वो रसिया था,
जिसको आप सोवियत यूनियन भी कह सकते हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन था। यूएसए लीड कर रहा था किस चीज़ को? कैपिटलिज्म को। रसिया किसको लीड कर रहा था? रसिया लीड कर रहा था यहाँ पे कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म कम्युनिज्म ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही थी पूंजीवाद की। किस चीज़ की? पूंजीवाद की। और यहाँ पे बात हो रही थी साम्यवाद की। ठीक है, ये बातें हो रही थी। मतलब ये एक गुट बना हुआ था। ठीक है, ये भी एक गुट बना हुआ था। ठीक है, कुछ कंट्री जो हैं, कुछ कंट्री इनकी तरफ थी, कुछ कंट्री इनकी तरफ थी। इनके बीच में क्या चल रहा है? दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, और उससे क्या हो रहा है? कोल्ड वार हो रहा है इस चीज से। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा है। तो कंट्रीज को ऑप्शन दिए जा रहे थे कि कंट्री जो हैं वो या तो इस तरफ चली जाए या इस तरफ चली जाए। एक ही ऑप्शन बचा रखा था इन्होंने। यहां बीच में कूद पड़ते हैं नेहरू। नेहरू बीच में आते हैं यहाँ पे। नेहरू कहते हैं कि ना तो इस तरफ जाना है, ना तो इस तरफ जाना है, ना इस तरफ जाना है। हमें क्या करना है? हमें इनसे अलग होना है, और अलग होकर के तीसरा फ्रंट तैयार करते हैं। तीसरा फ्रंट तैयार किया। देखो इसके साथ कौन से देश ज़्यादा हैं? इनमें एक चीज़ और समझने की है कि यहाँ पे कौन शामिल है। यहाँ पे जितना वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप है वो इसमें शामिल है। यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप के देश शामिल हैं, पूर्वी यूरोप के। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज और साथ में यूएसए के साथ लगने वाली कंट्रीज वो, और यहाँ पे जो हैं वो ईस्टर्न यूरोप के देश, सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज के खिलाफ वाले देश। ठीक है, जो रसिया के साथ थे। अब नेहरू ने क्या किया कि इन दोनों में से हमें किसी के साथ नहीं रहना है, हमें चाहिए एक अलग से चीज, और ये अलग से तीसरा फ्रंट तैयार करते हैं। ठीक है, और वो तीसरा फ्रंट जो होता है वो होता है नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट यानी कि नेम की पॉलिसी लेकर के आते हैं। ये तीसरा फ्रंट बन गया। अब नेम के अंदर जो है देश शामिल करने थे, कौन शामिल होगा? तो इसके अंदर शामिल किए इन्होंने, नेम के अंदर शामिल हुए देश नीचे समझते हैं। ये आ गया नेम। नेम के अंदर शामिल किसको किया? नेम के अंदर शामिल किया अफ्रीका, लातिन अमेरिका, इनके देश। और ये सारे देशों की एक कॉमन बात क्या थी? ये सारे के सारे जो देश हैं ये न्यूली इंडिपेंडेंट देश थे। न्यूली इंडिपेंडेंट देश थे यानी कि नव स्वतंत्र कंट्री थी। इनके ऊपर से राज खत्म हुआ था, इनको अपनी डेवलपमेंट करनी थी। इसीलिए अगर ये किसी ग्रुप के साथ खड़े होते तो इनके साथ तो युद्ध होना था। युद्ध में जाना नहीं चाहते थे। नेहरू कहता कि हमें युद्ध करना ही नहीं भाई, हमें यूएनओ को सपोर्ट करना है, हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है। और डेवलपमेंट युद्धों से नहीं होती है, डेवलपमेंट होती है शांतिपूर्वक तरीके से। तो नेहरू ने कहा कि छोड़िए सारी चीज़ें, इनके साथ नया मूवमेंट शुरू करते हैं और इसमें आते हैं। नेम शुरू कर दिया गया इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो नेम चल रहा था, इस आंदोलन को असफल करना था। ये तीसरा जो फ्रंट बना था, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था। ठीक है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था। किसके साथ में था? रसिया के साथ में, सोवियत यूनियन के साथ में। ठीक है, सोवियत यूनियन के साथ में ये था। तो चाइना इसको फेल करना चाहता था कि इन कंट्रीज को अपने साथ जोड़ लिया जाए। हालांकि खुद नेहरू भी जो है, नेहरू जो खुद जो है वो सोशलिस्ट हैं। ठीक है, सोशलिस्ट हैं नेहरू भी, लेकिन वो जो हो कम्युनिज्म के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये चाइना की नीति थी। ठीक है, और ये चाहते थे कि चाइना की इनको सभी को जो है मार्क्सवाद की तरफ लेके आया जाए, मार्क्सिस्ट कल्चर की। मार्क्सवाद का समर्थन नेहरू भी करते हैं कई जगह पे, कई जगह पे विरोध भी करते हैं कई चीज़ों को लेकर के। मार्क्सवाद गलत नहीं था। बात थी नेहरू की
कि जो ये गुट बने हुए हैं, गुटों में नहीं थे, गुट आपस में लड़ते हैं। इन युद्धों के साथ खड़ा नहीं होना है। हमें दिक्कत नहीं है कैपिटलिज्म से, हमें दिक्कत नहीं है सोशलिज्म से या फिर कम्युनिज्म से, ठीक है, या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इस लड़ाई से दिक्कत है, और इस लड़ाई में हम शामिल नहीं होना चाहते। ये बात थी नेहरू की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे की बात को समझते हैं। आप रिलेशन को समझ रहे हैं ना अच्छे से। आगे देखिए, नेहरू की सरकार ने बहुत सारी गलतियां भी की। फिर देखो, नेहरू बहुत आदर्शवादी व्यक्ति थे, बहुत ही आदर्शवादी आइडियलिस्टिक व्यक्ति थे फॉरेन पॉलिसी के मामले में। वो ठीक था गलत था उसको देखते हैं अभी। इसमें क्या कि नेहरू सरकार के निर्णय की कई सारी भूल है। नेहरू कोई भी निर्णय कर रहे थे, उसमें कई सारी गलतियां हुई हैं। पहली गलती तो ये है कि शिमला समझौता हुआ था 1914 में एक, ठीक है। उसमें क्या है कि उसमें मैकमोहन लाइन बनाई गई थी। आपको पता है ना, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन आती है? मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन बनाई गई, इसके माध्यम से जो हो ब्रिटेन के द्वारा जो है वो तिब्बत को बफर क्षेत्र के रूप में बनाया गया था, ठीक है। यानी कि आप एक बार फिर से मैप की तरफ लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। ये जो मैप है, यहाँ पे ये तिब्बत है, ठीक है, ये तिब्बत है, ये वाला जो एरिया है ये तिब्बत का एरिया है, ठीक है। तो इस तिब्बत वाले एरिया को जो है, ये जैसे इतना बनता है ना, तो इस वाले एरिया को जैसे ये नेपाल बनता है, तो इसको बफर बना लिया, यानी कि मध्यस्थ राज्य बना लिया, ठीक है। बफर स्टेट तैयार किया, ठीक है। और इसी को तैयार करने के लिए जो यहाँ पे ये जो लाइन खींची गई 1914 में, इसी को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, इसी को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये मैकमोहन लाइन थी। तो ये लाइन तो ब्रिटिशर्स ने खींची थी, भारत ने ना, चाइना ने ना इंडिया ने खींची थी, तो इसको बाद में चाइना ने मानने से मना कर दिया, ठीक है। दूसरी गलती ये रही कि नेहरू जो है वो अमेरिका के हमेशा विरोध में रहे, रसिया के विरोध में नहीं थे वो। ये दिक्कत कर दी उन्होंने कि अमेरिका के विरोध में हो गई, ठीक है। क्योंकि अमेरिका के पास परमाणु बम था, परमाणु बना लिया था, इसके कारण भी कई कारण थे क्यों विरोध में रहे, ये अलग अलग बातें हैं, उनके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है चीन से मित्रता। चीन से मित्रता करने के लिए वो इतने आइडियलिस्टिक थे कि नेहरू ने क्या किया, तिब्बत पर जब हमला हुआ, तिब्बत पर जब हमला हुआ 1959 में, उस समय पे नेहरू चुप रहे और तिब्बत जो है वो चीन को सौंप दिया गया, ठीक है। कई लोग आज के समय पे कहते हैं कि अगर नेहरू वहां पे एक्शन लेते तो तिब्बत हो सकता है भारत का हिस्सा होता, ठीक है। लेकिन चाइना पावरफुल कंट्री था, उसने उसको कब्जा लिया, मतलब वहां पे उस हमले पे चुप रहे। 1959 में हमला हुआ था, तिब्बत पे जो कब्जा है वो 1959 में हुआ था। इस पे जब कब्जा हो गया ना तिब्बत के ऊपर, तो इस समय पे क्या है कि वो जो मैकमोहन लाइन थी वो भारत और तिब्बत के बीच में थी, इंडिया और चाइना के बीच में नहीं थी। अब वो लाइन बन गई मैकमोहन लाइन, खतरे खतरे की घंटी बज गई भारत के लिए कि अब मैकमोहन लाइन जो वो खत्म हो जाएगी। अब बॉर्डर डिसाइड नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत आते ही, अब चाइना बताएगा कि हमारा बॉर्डर क्या है। ये दिक्कत हो गई। एक्शन लेना चाहिए था वहाँ पे कुछ ना कुछ भी, लेकिन इंडिया बेशक वहाँ पे, मतलब कि हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे थे, हम पीछे हट रहे थे युद्ध वगैरह करने से। और ये भी बात ठीक थी कई जगह पे कि नेहरू चाहते थे कि चाइना हमारे साथ रहे, ठीक है। नेहरू कहीं पर भी जाकर के तिब्बत को बचाने, मतलब तिब्बत को छोड़ दिया जाए, बचाया जाए, उस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय करने में विफल रहे, ठीक है। वहाँ पे दो चीज़ें हुई थी कि एक तो तिब्बत के ऊपर हमला हुआ, तो क्या है कि दलाई लामा जो वो भारत में आए, भारत में जब आए 1959 में, तो उसको शरण दी गई, ठीक है। शरण दी गई, उसने भारत से सहयोग मांगा, भारत ने कहा कि देखिए ये आपका मामला है, आप आए हैं, हम आपको यहाँ पे रख सकते हैं, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इस मामले में। तो इंडिया ने इसका ना अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए था, यूएनओ में पेश करना चाहिए था, तो मामला और ठीक ठाक रहता। इसमें विफल रहा भारत, ठीक है। उसको करने में भारत विफल रहा, नेहरू विफल रहे। तो नेहरू और उसके जो रक्षा मंत्री हैं, इस चीज़ को भारत भाप नहीं पाया, उसको शरण देने में चाइना नाराज था कि इसको शरण मत दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भेजिए यहाँ से। नेहरू और उसके जो रक्षा मंत्री हैं, उसके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो थे कृष्ण मेनन, नेहरू के। वो इस बात की गलत फहमी में थे, उनको गलत फहमी थी कि चीन कभी आक्रमण नहीं करेगा, चीन जो हो भारत के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, ये गलत फहमी थी उन लोगों की।
वो हमेशा सोचते थे कि चीन नहीं आक्रमण करेगा, कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, और भारत का अच्छा मित्र है, वो कभी भारत के साथ जो है युद्ध नहीं चाहेगा। ठीक है, ये बात इन दोनों के बीच में, ठीक है, नेहरू और कृष्ण मेनन, ये बड़ी गलती साबित हुई। ठीक है, बिना सैन्य तैयारी के 1962 में जो है वो चाइना ने भारत पे अटैक कर दिया। ठीक है, और 1954 में जो भारत ने एक समझौता किया था चाइना के साथ, पंचशील समझौता, ठीक है, उस पंचशील समझौते पे हस्ताक्षर हो चुके थे। इसके बाद में वो खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया 1962 जो उसके बाद जो पंचशील का सिद्धांत था वो धरा का धरा रह गया। और 1959 में चीन ने क्या किया था कि साथ में जब तिब्बत पे कब्जा किया तो अक्साई चीन के हिस्से को भी अपने अंदर शामिल कर लिया, जो लद्दाख के साथ लगता है, उसको अपने साथ शामिल कर लिया। और 1954 में जो है मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया, ये कोई लाइन नहीं है, हमारी नहीं है, किसी ने बनाई होगी, हम नहीं मानते इसको। और उस समय तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, 1914 में ये लाइन बनी थी शिमला समझौते में। ठीक है, और अब आ चुका है 1959, और 1947 में दोनों देश आज़ाद हो चुके हैं, स्वतंत्र पॉलिसी अपना चुके हैं। 1949 में चाइना, 1947 में इंडिया। अपनी नीति खुद बनानी थी, अंग्रेजों के कानून थोड़ी लागू होंगे अब, ये चाइना ने मना कर दिया। ठीक है, तो चीन यहाँ पे क्या है कि चालाकी करता रहता है, मैकमोहन लाइन मानने से मना कर दे, और चीन यहाँ पे जो है वो हमेशा चालाकी करता रहता है फिर उसके बाद में। ठीक है, और अक्साई चीन पर जो है वो भारत ने जो है आपत्ति जताई। अक्साई चीन को जब कब्जा किया तो भारत ने कहा कि देखिए ये मत छेड़िए, ये तो JNK का हिस्सा है, ये तो हमारा हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर भी जो है चीन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, भारत का विरोध करता है कई बार तो वो। ठीक है, क्योंकि उसकी सीमा जुड़ जाती है पाकिस्तान के साथ इस मामले पे। ठीक है, कोई भी विदेश नीति ऐसे ही चलती है। इसके बाद जो है 1959 में जो है चीन का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, चावन लाई, मैंने बताया था ना चावन लाई एक इनके प्रधानमंत्री थे। चावन लाई जो है वो भारत में आए थे, और इनके जो गाइड हैं नटवर सिंह को इनका गाइड बनाया गया था, के नटवर सिंह, ये पूरा नाम है इनका के नटवर सिंह। ठीक है, के नटवर सिंह को इनका गाइड बनाया गया था। तो सितंबर 1962 में जो है, देखो जब यहाँ पे आए ना तो इनका एक चित्र बनाया गया था कि ड्रैगन का कुछ, मतलब सांप बना दिया गया, दो मुहैया सांप बना दिया गया, और उसको अखबार में दिखाया गया। उसको देख करके जो है ये गुस्सा हो गई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये वापस चले गए। सितंबर 1962 में जो थांगला पर हमला कर दिया गया, सितंबर 1962 में जो है वो थांगला जो हमारा एरिया है उस पर हमला हो गया। थांगला एरिया पड़ता है हमारा, दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो एरिया है हमारा अरुणाचल प्रदेश की साइड वाला, यहाँ पे है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे जो एरिया बचता है असम की साइड में। ठीक है, यहाँ पे हमारा है नेफा। ठीक है, फिर क्या है कि अक्टूबर 1962 में, सितंबर में तो थांगला पे हमला हुआ, नेफा पे हमला कर दिया गया अक्टूबर 1962 में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसके ऊपर हमला कर दिया गया। और 20 अक्टूबर को गलवान जो घाटी है, गलवान घाटी लेह लद्दाख के पास, जहाँ पे बार बार अभी भी हमारी दिक्कतें रहती है, वहाँ पे हमला हुआ 20 अक्टूबर को, और 13 चौकियाँ बना दी गई वहाँ पे हमला करने के बाद में, यानी कि कब्जा कर लिया गया। नेहरू ये सब देख करके शॉक्ड हो गए कि ये हो क्या रहा है, ये तो हमने कभी भी नहीं सोचा था। ठीक है, एक आदमी होता ना कि एकदम से मतलब कि शौक रह जाना, अरे हो क्या गया, ये हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया, तो ये देख करके शॉक्ड हो गए। तो नेहरू को यहाँ पर जो वो क्या किया, नेहरू जो अमेरिका विरोध करते थे, मजबूरन उसको अमेरिका और ब्रिटेन का सहयोग मांगना पड़ा। लेकिन समस्या ये हुई कि सहयोग नहीं मिला, मना कर दिया गया कि नहीं, आपका मसला सुलझाइए खुद। गुटनिरपेक्ष देशों के जो लीडर थे, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, इन्होंने चीन के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई थी ना कि हम साथ देंगे एक दूसरे का, वो गुटनिरपेक्षता के अंदर जो पंचशील सिद्धांत था वो लागू किया गया था। ठीक है, तो वो पंचशील सिद्धांत धरे के धरे रह गए, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो धरी की धरी रह गई हमारी।
कुछ नहीं कर पाए हम, ठीक है। ये बिल्कुल नेहरू के लिए शौक था कि एक चीज़ तो ये कि हमने जो है वो सहयोग किए थे, कोई भी साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन ये सब पीछे हट गए। इधर से कर्नल नासिर जो है या मार्शल टीटो जो हैं, ये जो लीडर थे गुटनिरपेक्ष वाले, ये हमारे साथ नहीं आ रहे, सारे पीछे हट गए। ऐसी क्या दिक्कत हो गई? नेहरू इस चीज़ को लेकर के परेशान थे, ठीक है। तो चीन जो है वो जब भी असफल होता है, चीन जब भी असफल होता है, मतलब चीन को जब भी लगता है कि हम पीछे हट रहे हैं, मतलब चीन को लगता है कि हम विफल हो रहे हैं काम करने में, तो वो क्या करता है, भारत के साथ लड़ना सोचता है। क्यों सोचता है? अब भारत जो है अमेरिका के साथ रहता है, इसलिए वो लड़ना सोचता है अमेरिका को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। तो उसके साथ लड़ना, भारत के साथ उलझना, ये उचित समझता है कि भारत के साथ ही है, इसके साथ लड़ लेते हैं। तो चीन का जो ये विश्वासघात था, क्योंकि चीन के ऊपर इतना भरोसा करते थे नेहरू, ये जो विश्वासघात था, इसके कारण नेहरू जो उनको सदमा लगता है, यहाँ पे टूट जाते हैं, उनकी विदेश नीति पे सवाल खड़े हो जाते हैं। इससे नेहरू टूट गए कि चाइना ने जो किया वो ठीक नहीं किया। और बताया जाता है कि इसी सदमे के कारण जो है ये चाइना का जो हमला हुआ 1962 में, उसके बाद उन्होंने वर्किंग बंद कर दी कि मैं प्रधानमंत्री का कोई काम संभाल रहा है, कोई और संभाल रहा है, विदेश नीति का काम कोई और संभाल रहा है, मिलना जुलना बंद कर दिया, किसी से नहीं मिल रहे थे। और फिर जो है 1962 में जो है आखिरकार उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये तो थी नेहरू तक की विदेश नीति भारत की चाइना के साथ में। अब नेहरू के पश्चात देखिए, नेहरू के पश्चात क्या होता है। नेहरू के पश्चात में जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी बनती हैं, कि श्रीमती गांधी जो हैं, उनके काल में राजनीतिक संबंधों को दोबारा से रीस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई 1976 में। फिर राजीव, इनके बाद में ऐसे ही रही है। सबसे मेन चाइना के साथ में नेहरू का मामला रहा है। कुछ अभी नीचे पीछे चल रही वो चीज़ें वो बताएंगे, कुछ और चीज़ें भी हैं। राजीव गांधी के काल में जो है 1986 में जो है वो चीन एवं भारत के बीच में एक बार फिर से जो है समदौरगंज समदौरगंज घाटी है, समदौरगंज है, इस घाटी में एक बार फिर से मुठभेड़ होती है 1986 और 87 में, ठीक है। और 1988 में जो है चीन में राजीव गांधी यात्रा करने जाते हैं। 1988 में राजीव गांधी जो है वो चीन के अंदर जाते हैं, और यहीं से जो है हमारे नए युग की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है वो आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ गया था। चाइना जो है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तरफ चला गया था, कि यानी कि उन्होंने जो है वो जो एलपीजी वाली पॉलिसी जो है वो अपनाना शुरू कर दी थी, यानी कि ये अब कम्युनिस्ट नहीं, ये कैपिटलिस्ट कंट्री बनता जा रहा था। जिंग जियोपिंग जिंग जियोपिंग जो है वो आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। यहाँ पे जो है इकोनॉमिक लिबरलिज्म का जनक माना जाता है जिन जियोपिंग को, ठीक है। फिर 1969 से जो है 1989 के बीच में जो चीन और अमेरिका की जो संबंध है वो धीरे धीरे सुधर रहे थे, काफ़ी अच्छे हो गए थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा हेनरी किसिंजर का। हेनरी किसिंजर जो है वो इन दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहे थे कि इनके संबंध जो है वो अच्छे हो जाएं, इसके बीच में इनकी मध्यस्थता कर रहे थे। और 1998 में जो है 1998 में पोखरण 2 यानी कि 1974 में जो है पोखरण 1 होता है, ठीक है। पोखरण फर्स्ट होता है, ठीक है, यानी कि परमाणु परीक्षण। ये परमाणु परीक्षण दूसरा था, पोखरण 2। इसके समय पे जो भारत और चीन के बीच में जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम, टेंशन क्रिएट होती है, तनाव उत्पन्न होता है। तो इससे क्या है कि चीन जो है वो गुस्सा हो जाता है कि ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में, एक और परमाणु बम वाला देश खड़ा हो गया, ठीक है। साथ में अमेरिका भी यहाँ पे भारत से गुस्सा हो जाता है, वो भी भारत से रिलेशन तोड़ लेता है, भारत के और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो उस समय पे जो भारत के जो विदेश सचिव थे वो थे ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश मिश्रा ने क्या किया, अमेरिका को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि ये जो हम काम कर रहे हैं, परमाणु जो हमने बनाया है, ये फ्यूचर में आपको ही फ़ायदा देने वाला है, आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर वेपन जो है ये हमने चीन के खिलाफ बनाया है। ये लेटर जो लिखा, यही लेटर यूएसए ने क्या किया, लीक कर दिया। इसको लीक कर दिया गया, इस लेटर को लीक कर दिया गया, और ये चाइना को मिल गया। लीक होते ही चाइना इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बनाए, हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है भारत, हम देखते हैं इसको। तो यूएनओ के अंदर चाइना जो है 1173 नामक एक ड्राफ्ट लेके आता है। 1173
1173 नामक एक जो है वो ड्राफ्ट लेकर आता है। ठीक है, ये पेश किया गया कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए, और इससे भारत के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी। भारत को बैक कर दिया गया बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन धीरे धीरे बिल क्लिंटन जो है वो धीरे धीरे भारत के नज़दीक आते चले गए, उनको ये बात समझ में आने लग गई। और 2000 में जो है फिर बीजिंग भी जो है, यानी बीजिंग यानी चाइना, बीजिंग राजधानी उनकी, तो बीजिंग जो उनके द्वारा जो एक बार फिर से संबंध सुधारने के ऊपर जोर दिया गया, क्योंकि उनको पता है भारत बहुत बड़ी मार्केट है, भारत से नहीं छिप सकते आप लोग। फिर 2003 और 2005 में जो सिक्किम को जो है इसने भारत के अंदर विलय की संतुष्टि दे दी। 2005 तक जो है सिक्किम को ये भारत का एरिया नहीं मानता था, कहता हमारा एरिया है, हम रखेंगे इसको स्वीकृति मिली 2005 में। 2006 में जो हो चीन के जो राष्ट्रपति हैं हु जिनताओ, वो भारत की यात्रा पे आते हैं, और 2017 में भारत चीन सेनाओं के बीच में जो है वो डिस्प्यूट होता है। भारत और चीन की जो सेनाएं हैं उनके बीच में 2017 में एक बार फिर से डिस्प्यूट होता है। ठीक है, किसको लेकर? डोकलाम को लेकर के, ट्राई जंक्शन। ठीक है, चीन और जो भूटान एवं जो भारत है इसका ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, जो सिक्किम के अंदर पड़ता है, डोकलाम का क्षेत्र जो है वो। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है ये तो भूटान है, ये नेपाल है, और इनके बीच में ये सिक्किम है। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब कि यहाँ इस एरिया पे जब हम जाते हैं जहाँ पे भूटान लगता है साथ में, ये ट्राई जंक्शन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रोड बनाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो है एक रोड बनाने की कोशिश की जा रही थी जिसको भारत रोकता है। ठीक है, इसके बाद 2018 में जो है वुहान में एक बैठक होती है। वुहान शहर, कोविड याद कर लीजिए, कोरोना जहाँ से निकला वुहान शहर से, ये उसी शहर में बैठक होती है 2018 में। फिर 2019 में शी जिनपिंग जो है मोदी के साथ में जो है महाबलीपुरम कर्नाटक के अंदर जो शी जिनपिंग मोदी के साथ एक और बैठक करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे समझौते होते हैं। अब कुछ एरियाज हैं जो डिफरेंस करते हैं भारत दोनों के बीच में, जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं। एक तो है BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। ये मैं समझाऊंगा आपको क्या है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है जो पूरी दुनिया, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो पूरी दुनिया के जितने भी पोर्ट हैं, यानी कि जितने भी बंदरगाह हैं, उनके ऊपर कब्जा करने की है। ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते, ठीक है, नीचे से ऊपर तक पूरी चाइना में वापस चली जाती है। ठीक है, और ऊपर से जो है यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है, अफ्रीका महाद्वीप तक की देश बात है ये, और अंदर जाके रोड से मिलती है। फिर रोड से ऐसे होकर के कोई रोड ऐसे जा रहा है, कोई रोड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर बनाने की बात हो रही है ये। ठीक है, ओके। देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले आते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है, जैसे डोकलाम वाला है, गलवान घाटी वाला है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट बने रहते हैं। फिर कुछ म्यूचुअल डिस्ट्रक्ट तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत के अंदर कुछ बात चलती रहती है, तो यहाँ पर जो चीन का भारत विरोध करता है। ठीक है, चीन भारत का विरोध करता है कुछ म्यूचुअल डिस्प्यूट तिब्बत और कश्मीर को लेकर के। ठीक है, तिब्बत पे भारत उनके साथ नहीं है, कश्मीर को लेकर के भारत के साथ नहीं है ये। ठीक है, फिर इसके बाद है कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब क्वेश्चन ऑन ट्रेड, यानी कि ट्रेड को लेकर के कि बहुत ज़्यादा जो है वो दोनों के बीच में ट्रेड डेफिशिएट बना हुआ है, तो जानबूझ के जो है वो चाइना कर रहा है, ऐसा भारत आरोप लगाता है। फिर इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको लेकर के चाइना नाराज़ रहता है। फिर क्वाड को लेकर के चाइना नाराज़ रहता है। क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA 4 देश आते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिसी को लेकर के जो है वो चाइना नाराज़ रहता है। तो आज की जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हम इतना ही करते। अब जो बाकी जो दूसरी क्लास आएगी, सेकंड पार्ट जो आएगा, उस सेकंड पार्ट में आपके लिए वो चीज़ें बची हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड था, आप लोगों ने जो चीज़ें समझी हैं। ठीक है, ये कंप्लीट चीज़ें समझने का उद्देश्य यही था कि आगे वाला जो सेकंड पार्ट जो चाइना के साथ आएगा वो कंप्लीट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने जो मैप बनाया है, आपको ये मैप याद कर लेना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये मैप ही आपको डिसाइड करेगा कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, ये मैप डिसाइड करेगा, आपको ये मैप समझाएगा आखिर में कि है क्या चीज़ इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।